है बच्चे कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे। सरदार पटेल कोचिंग सेंटर चैनल में आप लोग का बच्चे स्वागत है। जिन बच्चे को 2023 अर्थात आने वाला 10th जब का जो जिन बच्चे को एग्जाम देना है उसके लिए हम आप लोगों को फिजिक्स का कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं बच्चे, जो आप लोगों को ध्यान से हमारी बातों को समझना है और सीखने का प्रयास करना है। देखिए हमारा टारगेट है, टारगेट सीधा देखिए, मेरा टारगेट कभी फेल नहीं होता है। टारगेट एकदम ध्यान देना है, टारगेट एकदम निशाना पर लगता है। जो आज का क्लास हमारे साथ जो बच्चे एकदम जुड़ जाएंगे और हमारे वीडियो को आज एकदम आसानी से जो देख लेंगे, उनको फिजिक्स में पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर से इससे क्वेश्चन बाहर जाने वाला नहीं है बच्चे। इसलिए उम्मीद करते हैं कि इस टारगेट बैच को आप लोग ध्यान से सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। 10th फिजिक्स में आप लोगों का स्वागत है। अब आप लोगों को मैंने यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट बात लेकर आया है। मान लिया तो हार है, ठान लिया तो जीत है। अगर आप मान लेंगे तो कि हार है तो हार है, लेकिन आप ठान लेंगे तो बच्चे जीत है। जीतने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। झंडा फहरा देना है बच्चे, झंडा फहरा देना है। 26 जनवरी कल है, कल झंडा फहरा देना है। देखिए कल लिखा हुआ है, मान लीजिए तो हार है, ठान लीजिए तो जीत है। आप लोगों को ध्यान से हमारी बातों को सीखने का प्रयास करना है बच्चे। एकदम निशाना जगह पे लगना चाहिए, एकदम इधर उधर निशाना नहीं लगना चाहिए, एकदम तुम्हारे लक्ष्य को ही भेदेगा। इसलिए बच्चे हमारे साथ आज आप बढ़िया से देखेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। देखिए कुछ हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग लेके आए हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है? देखिए यहाँ पे नहीं किया जा सकता है। अच्छा, जल लेंस की भांति व्यवहार करता है कि नहीं करता है? करता है, लेकिन नहीं वाला ऑप्शन चुनना है। लेकिन जल करता है। कांच भी एक लेंस की जैसा व्यवहार करता है। प्लास्टिक, नया प्लास्टिक खरीद के लाइएगा तो वह लेंस की भांति व्यवहार करेगा, या पारदर्शी प्लास्टिक आपका लेंस की भांति व्यवहार करेगा। मिट्टी का भी लेंस की भांति व्यवहार नहीं करेगा। अर्थात ऑप्शन डी होगा बच्चे, ऑप्शन डी होगा। ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। क्या कहता है क्वेश्चन को समझिएगा। एक कुत्ता लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है। क्षमता को निरूपित करते हैं पी से। P बराबर एक डायोप्टर है तो उस लेंस की फोकस दूरी, लेंस बच्चे उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस की क्षमता भी प्लस में होता है, ध्यान देना है। तो आप पढ़े हो P बराबर एक बटे एक उसी तरह छोड़ देंगे। तिरछा तिरछी गुना एक एफ, अर्थात एफ बराबर एक, अर्थात एफ बराबर 1 मीटर। फोकस दूरी मीटर में आता है, लेकिन 1 मीटर देखिए है प्लस 10 सेंटीमीटर नहीं। अच्छे 1 मीटर में क्या सेंटीमीटर? 100 सेंटीमीटर। जो ऑप्शन देखिए सी होगा, प्लस 100 सेंटीमीटर, माइनस नहीं बच्चे, क्योंकि उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस का क्षमता प्लस होता है। आप लोगों को मैंने बताया है बच्चे कि उत्तल लेंस का जो क्षमता होता है वो प्लस होता है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी भी प्लस में होता है। उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस में होता है क्योंकि उत्तल लेंस में दाईं ओर फोकस होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। और मूल जो आपका यहाँ पे कहने का मतलब जो प्रकाशीय केंद्र होगा, प्रकाशीय केंद्र के दाईं ओर जो भी दूरी होंगी बच्चे, वो सब प्लस में माना जाता है। इसलिए उत्तल लेंस का यहाँ पे जो फोकस दूरी होगा प्लस 100 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो जाइए बच्चे। देखिए कहता है क्या, किसी बिंब का, बिंब माने वस्तु का वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए, वास्तविक मतलब उल्टा देखिए कह रहा है, वास्तविक तथा समान साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहां रखा जाना चाहिए? अच्छा बताइए, लेंस के मुख्य फोकस पर रखिएगा तो अनंत पर चल जाएगा। फोकस दूरी की दुगनी दूरी पर रखिएगा तो दुगनी ही दूरी पर बनती है, जो कि वास्तविक होती है, और समान साइज का प्रतिबिंब बनता है। इसलिए यहां पे ऑप्शन कौन होगा? भी अनंत पर रखोगे फोकस पर बनेगा, जो बहुत ही छोटा बन जाएगा, लेकिन समान साइज का बनाने के लिए फोकस दूरी के दुगनी दूरी पर रखना होगा। ऑप्शन बी होगा। लेंस के प्रकाशीय केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच नहीं बच्चे, वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी प्रकाशीय केंद्र और फोकस के बीच नहीं, ये तो काल्पनिक प्रतिबिंब को बनाता है, काल्पनिक प्रतिबिंब को बनाता है। यहाँ ऑप्शन बी होगा बच्चे। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है। क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, किसी गोलीय दर्पण जैसे अवतल और उत्तल, अवतल गोलीय दर्पण माने एक अवतल दर्पण और एक बच्चे उत्तल दर्पण, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस का मतलब हो गया उत्तल लेंस और बच्चे एक अवतल लेंस। ध्यान देना है,
कहता है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण के भी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है और लेंस के भी फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। तो कहता है दर्पण तथा लेंस समबाहु है। दर्पण क्या होगा और लेंस क्या होगा। अब बताओ कौन सा दर्पण की फोकस दूरी -15। अच्छा बताओ ये उत्तल है कि अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ये बच्चे बताओ कौन सा दर्पण है। ये तो उत्तल दर्पण है। और मैंने बच्चे बताया था ये उत्तल लेंस होता है और ये बच्चे होता है अवतल लेंस। देखो देखो ध्यान से, इसका फोकस दूरी बाईं ओर होता है, इसका फोकस दूरी दाईं ओर होता है, इसका फोकस दूरी दाईं ओर होता है और इसका फोकस दूरी बाईं ओर होता है। तो अब समझो किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 है। तो बताओ बताओ दर्पण कैसा होगा। माइनस है तो अवतल, -15 है तो अवतल दर्पण। और लेंस क्या होगा बच्चे। लेंस उत्तल होगा नहीं अवतल होगा। दर्पण भी अवतल होगा और लेंस भी अवतल होगा बच्चे। इसलिए यहाँ पे दोनों अवतल दोनों उत्तल, दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। नहीं देखिए -15 है तो अवतल दर्पण होगा और लेंस की अगर हम बात करते हैं तो लेंस आपका अवतल लेंस होगा, दोनों अवतल होगा। अर्थात ऑप्शन कौन होगा। ये बच्चे हम उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए नेक्स्ट कहता है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। आप लोग को बहुत बार बताया है 2 नियम। कितने नियम। 2 नियम। और अपवर्तन के कैवा नियम को स्नेल का नियम, दूसरा नियम को याद रखिएगा, दूसरा नियम को स्नेल का नियम कहते हैं। और आप लोगों को मैंने पढ़ाया है कि अपवर्तन के 2 नियम होते हैं अर्थात ऑप्शन बी भुलाना नहीं है बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। ये भी 2 नियम होते हैं। दोनों नियम मैंने बहुत बार बताया है। पहला कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब तीनों एक ही समतल तल पर स्थित होते हैं। और दूसरा नियम कहता है आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं। इसलिए याद रखिएगा कि परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। अगला अगला ध्यान दीजिएगा बच्चे कहता क्या है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। देखो सूक्ष्मदर्शी ऐसा होता है, पहले इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में ऐसा फिगर वाला सूक्ष्मदर्शी आता था। इन्हें याद रखना बच्चे उत्तल लेंस होता है क्योंकि उत्तल लेंस काल्पनिक सीधा वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब, क्योंकि सूक्ष्मदर्शी से छोटा छोटा वस्तु को देखा जाता है तो उत्तल लेंस लगाएंगे तभी ना छोटा को बड़ा कर देगा, इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। दर्पण नहीं बच्चे, दर्पण नहीं, ये तो दर्पण अपारदर्शी होता है, इनमें पारदर्शी, इनमें आर पार दिखाई देता है, इसलिए उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन डी याद रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो कहता है किसी माध्यम का जो अपवर्तनांक होता है किसके बराबर। तो तुम लोग को स्नेल का नियम बताया था मैंने कि किन्हीं विशेष 2 माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की ज्या और अपवर्तन कोण की ज्या का अनुपात एक नियतांक होता है। उस नियतांक को म्यू या न्यू कहा जाता है। तो ये जो म्यू होता है वो साइन आई बट्टे साइनर होता है। साइन आई बट्टे साइनर, साइनर बट्टे साइन आई, साइन आई गुने साइनर, साइन आई प्लस साइनर नहीं बच्चे, साइन आई बट्टे साइनर। ऑप्शन ए मारना है, ऑप्शन ए मारना है बच्चे, आप लोगों को ध्यान रखना है, ऑप्शन ए मारना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कहता क्या है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा कहता है एक उत्तल लेंस होता है, एक उत्तल लेंस होता है। अच्छा तुम लोग को उत्तल लेंस बनाने आना चाहिए बच्चे। देखिए ये बच्चे उत्तल लेंस है, इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं और ये बच्चे अवतल लेंस है, इसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। कहता है सभी जगह समान मोटाई का होता है। नहीं बच्चे सभी जगह, ऊपर देखिए पतला, नीचे भी पतला, बीच में मोटा होता है। बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा, बीच के अपेक्षा किनारों पर मोटा नहीं, किनारों पर तो पतला होता है बच्चे। ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा, बिल्कुल बिल्कुल। ऑप्शन कौन होगा। सी बच्चे, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लेके चलते हैं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखो क्या कहता है। कहता है अवतल लेंस का आवर्धन m बराबर होता है। कौन लेंस का। अवतल लेंस का आवर्धन। लेंस का आवर्धन और दर्पण का आवर्धन आप लोग को याद रखना है। m बराबर होता है एक माइनस भी बटे यू और एक m बराबर होता है प्लस भी बटे यू। ये होता है दर्पण में और ये होता है लेंस में। ये दर्पण का आवर्धन है और ये लेंस का आवर्धन है। लेंस अवतल लेंस का आवर्धन भी बटे यू कि यू बटे भी यू नहीं बच्चे, भी बटे यू होगा। ऑप्शन डी। ये कभी नहीं, ये भी कभी नहीं, ये भी कभी नहीं, ऑप्शन डी होगा बच्चे। आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दो कहता है गोलीय दर्पण में
फोकसांतर माने फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या r के बीच में संबंध है, तो फोकस दूरी अपनी वक्रता त्रिज्या के आधी होती है या वक्रता त्रिज्या अपनी फोकस दूरी के दुगनी होती है, याद रखना है। तो अब बच्चे आप ही बताओ, यहाँ पे लिखा हुआ है r बराबर 2f, देखो तो r बराबर 2f सही है, f बराबर r कभी नहीं, f बराबर 2/r कभी नहीं, r बराबर f/2 नहीं बच्चे, r बराबर तो 2f होता है, ये भी गलत है। ऑप्शन कौन होगा? ए बच्चे होगा। नेक्स्ट अब हम आप लोगों को लेके चलते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा क्या कहता है। निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच बने कोण को निर्गत किरण एवं अभिलंब, देखिए निर्गत किरण क्या होता है बच्चे, जैसे मान लीजिए ये समतल दर्पण है, ये होता है आपतित किरण, ये होता है परावर्तित किरण या निर्गत किरण, और ये हो जाएगा आपतन बिंदु पर डाला गया अभिलंब। तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को, अच्छा ये तो आपतित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं, आपतन कोण को आई से निरूपित करते हैं। ये बच्चे निर्गत किरण और अभिलंब है, तो निर्गत किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपको हम परावर्तन कोण सिखाए थे, अर्थात परावर्तित किरण अभिलंब के बीच बने कोण को कंफ्यूजन करने के लिए परावर्तित किरण न करके बच्चे यहाँ पे कर दिया निर्गत किरण, इसलिए यहाँ पे परावर्तन कोण होगा, जो कि ऑप्शन कौन होगा? बी होगा बच्चे, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल सिंपल है, ध्यान से समझिएगा। 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी प्लस 1 मीटर होगा। लेंस की क्षमता क्या होगी? तो P बराबर 1/f होता है, P के P छोड़ देंगे, 1/f के जगह पर 1 हो जाएगा, 1/1 करेंगे तो 1 डायोप्टर हो जाएगा। मतलब 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायोप्टर होती है, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बी होगा। +1 डायोप्टर मानना है, -1 कभी नहीं मारना है, क्योंकि उत्तल लेंस की क्षमता प्लस में होती है, माइनस में नहीं होती है। नेक्स्ट बच्चे आप लोगों को ध्यान से समझने का प्रयास करना है, ध्यान दो क्या क्वेश्चन कह रहा है। देखिए कह रहा है किसी अवतल दर्पण द्वारा काल्पनिक सीधा तथा आवर्धित माने बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब वस्तु कहाँ होता है? दुलरुआ का नाम याद होगा, दुलरुआ का नाम याद होगा। वस्तु होना चाहिए दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, यही होगा बच्चे, दर्पण तथा फोकस के बीच। आप लोग को बताया था मैंने कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में रहता है तो दर्पण के पीछे काल्पनिक सीधा, देखिए काल्पनिक सीधा और वस्तु से बड़ा प्रतिबिंब बनता है जब फोकस और ध्रुव या दर्पण के बीच होता है, अर्थात दर्पण तथा उसके फोकस के बीच, जो ऑप्शन ए होगा बच्चे। नेक्स्ट अब आप लोगों को ध्यान देना है और समझने का प्रयास करना है बच्चे, क्या कहता है। किस दर्पण द्वारा प्रतिबिंब सीधा एवं छोटा होता है? कौन सा दर्पण होगा कि जो प्रतिबिंब सीधा बनाता है एवं छोटा? उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण। समतल दर्पण तो बराबर बनाता है, अवतल दर्पण जब सीधा बनाता है लेकिन बड़ा बनाता है, ये भी गलत होगा। कौन दर्पण? उत्तल दर्पण। आप लोग को मैंने बताया था कि उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनाता है, जो ऑप्शन बच्चे ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए लेके चलते हैं। अवतल दर्पण है, अभिसारी अपसारी दोनों, इनमें से कोई नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, ये सब बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। देखिए ये अवतल दर्पण है, आप ही बताइए, ऐसे समानांतर जाएगा, नीचे फेंकेगा, ऐसे जाएगा, ऊपर फेंकेगा, बिंदु पर मिला रहा है कि फैला रहा है? मिला रहा है, इसलिए अवतल को हम लोग अभिसारी कहते हैं। जो ऑप्शन ए, मिलाने वाला चीज को अभिसारी और फैलाने वाला चीज को अपसारी, उत्तल रहता तो अपसारी हो जाता, दोनों तो कभी नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है, उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब होता है काल्पनिक एवं छोटा, काल्पनिक एवं बड़ा, वास्तविक एवं छोटा, वास्तविक तो प्रतिबिंब कभी नहीं बनाता है, ये दोनों ऐसे गलत हो गया। काल्पनिक एवं आवर्धित, काल्पनिक एवं बड़ा तो कभी नहीं बनाता है, काल्पनिक एवं छोटा बनाता है, इसीलिए तो उत्तल दर्पण का प्रयोग मोटर गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किया जाता है, अर्थात ऑप्शन कौन होगा? ए बच्चे होगा, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है निम्नलिखित में से किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है? वास्तविक मतलब उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है। समतल दर्पण हमेशा सीधा बनाता है, उत्तल दर्पण भी हमेशा सीधा बनाता है, सभी कभी नहीं होगा। अवतल दर्पण ही वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है, वास्तविक प्रतिबिंब बना सकता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण में 5 गो वास्तविक होता है और 1 गो इसमें काल्पनिक होता है।
अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? बड़ा भी और वास्तविक प्रतिबिंब समतल दर्पण बराबर बनाता है, उत्तल दर्पण छोटा बनाता है। और यदि अगर हम अगला लेके चलते हैं बच्चे, तो कहता है अवतल दर्पण। हाँ बच्चे, बिल्कुल अवतल दर्पण ही बनाएगा। देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण होगा, यहाँ पे कहता है किसमें बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब अवतल दर्पण में बनता है। अवतल लेंस भी छोटा प्रतिबिंब बनाता है। जो आपका उत्तल दर्पण प्रतिबिंब बनाता है वही अवतल लेंस भी बनाता है, इसलिए ये गलत होगा तो ये भी गलत होगा, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन सी अवतल दर्पण जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब, ध्यान देना है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है, तो हमेशा होता है वास्तविक, बिल्कुल नहीं। काल्पनिक, हाँ बच्चे, हमेशा काल्पनिक होता है, कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, बिल्कुल नहीं, इनमें से कोई नहीं, ये भी गलत हो जाएगा, हमेशा काल्पनिक होता है, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है, आवर्धित का मतलब बड़ा, आवर्धित का मतलब बड़ा होता है बच्चे, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है मतलब बड़ा प्रतिबिंब बनता है अवतल दर्पण से, समतल दर्पण से कभी नहीं। उत्तल दर्पण हमेशा छोटा, सभी प्रकार के दर्पण, ये भी गलत, अवतल दर्पण ही बड़ा प्रतिबिंब बनाता है, इसलिए ऑप्शन ए होगा, ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए ध्यान से, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? काल्पनिक प्रतिबिंब आप लोग को पता होना चाहिए, काल्पनिक का मतलब होता है सीधा, उल्टा कभी नहीं, तिरछा कभी नहीं, आंधा कभी नहीं, ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन बच्चे क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, किस दर्पण में हमेशा, हमेशा की बात कर रहे हैं बच्चे, किस दर्पण में हमेशा, किस दर्पण में हमेशा, किस दर्पण में हमेशा आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है? आभासी माने सीधा, लेकिन हाँ यहाँ पे हमेशा की बात कर रहा है, तो आभासी और छोटा प्रतिबिंब हमेशा उत्तल दर्पण बनाता है, अवतल दर्पण कभी नहीं आभासी, ये तो उल्टा सीधा सब बनाता है। समतल दर्पण हमेशा बराबर बनाता है, लेकिन अगर यही कह देता आभासी और बराबर प्रतिबिंब बनाता है, हमेशा आभासी और बराबर, तब आपका जाता समतल दर्पण, लेकिन कहता है आभासी और छोटा, इसलिए बच्चे जाएगा उत्तल दर्पण, ऑप्शन बी, इनमें से कोई नहीं कभी नहीं होगा, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है निम्न में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है? देखिए दर्पण की बात कर रहा है, दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक, देखिए अवतल दर्पण होता है और ये होता है उत्तल दर्पण, तो बताइए इसका तो बाईं ओर होता है, इसका दाईं ओर होता है, तो दाईं ओर वाला प्लस में जाएगा, तो फोकस दूरी धनात्मक होता है, कौन दर्पण? उत्तल दर्पण, जो कि ऑप्शन कौन होगा? बी। ये सब हलुआ है, हलुआ हलुआ, इसलिए आप लोग एकदम बढ़ने का प्रयास कीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, कहता है गोलीय दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, फोकस दूरी का दूसरा नाम फोकसांतर, ऑप्शन बी जाएगा, ऑप्शन बी जाएगा बच्चे, ध्यान रखना है। अगला देखो, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट, हजामत बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण, समतल दर्पण, तीनों नहीं, अवतल दर्पण का चेहरा को कहां रखते हैं? फोकस और ध्रुव के बीच, फोकस और ध्रुव के बीच, या फोकस और दर्पण के बीच, या फोकस के अंदर, याद रखना है। नेक्स्ट आप लोगों को ध्यान देना है बच्चे, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को बहुत बार मैंने पढ़ाया है, सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है अवतल दर्पण का, जो ऑप्शन ए होगा बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है बच्चे ध्यान दीजिएगा, कहता है सर्च लाइट का, सर्च लाइट, सर्च लाइट मैंने खोजने वाला लाइट, सर्च मैंने खोजना, सर्च मैंने खोजना, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होती है, सर्च लाइट मतलब अवतल दर्पण, अवतल दर्पण ये जो लाइट होता है वस्तु को खोजेगा कब? जब इसमें लगल रहेगा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसका कटोरी अवतल दर्पण और बल्ब को लगा देंगे फोकस पर, तो यहां से किरण अवतल दर्पण पर पड़ेगा और अवतल दर्पण पर पड़कर ये क्या करेगा कि मुख्य अक्ष के समानांतर कर देगा और दूर तक दिखाई देगा, इसलिए सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह होती है वह अवतल दर्पण होती है, ऑप्शन बी। लेकिन अगर यही कह देता कि गली में रोशनी को प्रबंध कराने के लिए स्ट्रीट लाइट के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो स्ट्रीट लाइट में याद रखिएगा उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, रोगियों की नाक, कान, गले आदि की जांच करने के लिए डॉक्टर प्रयोग करता है, बोलिए अवतल की उत्तल? आपको पता होना चाहिए अवतल दर्पण, मैंने क्लास में बहुत बार बताया है कि रोगियों को नाक, गला आदि को जांच करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, इसलिए क्योंकि अवतल दर्पण से पतला प्रकाश पुंज निकलता है और पतला प्रकाश पुंज ही उसको नाक, गला में भेजता है और उसी से वो देख लेता है कि घाव कितना गहरा है या
खराब मतलब गहरा है या मतलब आसानी से ठीक हो जाएगा, मतलब अवतल दर्पण जो ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट बच्चे आप लोगों को ध्यान देना है, अवतल लेंस नहीं बच्चे, अवतल लेंस कभी नहीं मारिएगा, अवतल दर्पण मारिएगा, अवतल लेंस कभी नहीं बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है पानी में डूबे एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा क्या होगी। देखिए पानी में डूबे एक उत्तल लेंस, पानी में एक डूबा हुआ है उत्तल लेंस और एक है हवा में, इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा अधिक होती है कि कम होती है कि अपरिवर्तित की, इनमें से कोई नहीं। अब देखो थोड़ा सा एक पॉइंट आप लोगों को समझने का प्रयास करना है। जब हम पानी में अगर हम डुबा देंगे उत्तल लेंस को, तो उत्तल लेंस का तो अपवर्तनांक ज्यादा है पानी की अपेक्षा, तो कम वाला में डुबाएंगे। और ये कह रहा है कि हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा, जो हवा में इसकी जो फोकस दूरी होगा उसकी अपेक्षा क्या होगी, अधिक होगी कि कम होगी कि अपरिवर्तित रहता है कि इनमें से कोई नहीं। देखो हम एक बात समझा रहे हैं, आप लोग समझने का प्रयास कीजिए। जैसे आपका उत्तल लेंस है, तो उत्तल लेंस तो बच्चे आपका बना होगा कौची का, कांच का या प्रिज्म का भी चलिए, और इसको हम डुबा दे रहे हैं, किसमें डुबा रहे हैं बच्चे, पानी में डुबा रहे हैं। और एक और उत्तल लेंस अगर ले लीजिए सेम एकदम उसी कांच का, और उसको डुबा दे रहे हैं मान लीजिए कि हवा में इसकी फोकस दूरी। अब देखो एकर अपेक्षा इसका अपवर्तनांक कम की ज्यादा है, कम है, और इसके अपेक्षा भी इसका अपवर्तनांक क्या है, कम है। तो जब हम कम में डुबाएंगे तो ऐसे नियमता कहता है कि फोकस दूरी बढ़ जाती है। लेकिन अब बताओ कि उत्तल लेंस को जब हम पानी में डुबा रहे हैं और यहाँ उत्तल लेंस को हम हवा में डुबा रहे हैं, दोनों को कम में डुबा रहे हैं, तो कम में तो दोनों की फोकस दूरी कम ही होगा, दोनों का अपवर्तनांक तो कम ही है, इसलिए दोनों स्थिति में तो इसका फोकस दूरी बढ़ जाएगा। लेकिन ये दोनों को आपस में तुलना करेंगे तो किसका फोकस दूरी ज्यादा होगा, तो कहता है फोकस दूरी किसका ज्यादा होगा, तो हवा वाला का फोकस दूरी ज्यादा होगा। क्योंकि अगर पानी में डुबाएंगे तो पानी में मिल करके वो क्या करेगा कि इसकी फोकस दूरी और घटा देगा, पानी में मिलकर फोकस दूरी घटा देगा। अर्थात देखिए कहता है पानी में डुबाने पर एक उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होता है, हवा में इसकी फोकस दूरी के अपेक्षा, हवा में फोकस दूरी की अपेक्षा इसका कम होगा और इसका ज्यादा होगा। जब पानी में डुबाएंगे, देखिए पानी में डुबाने पर एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी हवा में इसकी फोकस दूरी की अपेक्षा कम होगी, कम मारना है ऑप्शन कौन होगा बच्चे, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना है, क्वेश्चन नंबर 31। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है बराबर और सीधा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक और सीधा। अच्छा बराबर और सीधा तो कभी नहीं बनाता है, वास्तविक और उल्टा, उत्तल लेंस में वास्तविक और उल्टा बनता है। लेकिन सटीक ऑप्शन देखिए बच्चे जाएगा वास्तविक भी बनाता है और सीधा। लेकिन एक मिनट, वास्तविक और सीधा, वास्तविक कभी सीधा नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है। उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और कैसा, उल्टा। वास्तविक और बराबर और सीधा कभी नहीं होगा, वास्तविक और सीधा, वास्तविक कभी सीधा नहीं होता है, वास्तविक और उल्टा होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देना है, उत्तल लेंस द्वारा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है जब बीम माने वस्तु फोकस पर रहता है, कभी नहीं फोकसांतर से कम दूरी पर, यही तो होगा बच्चे, फोकसांतर से कम दूरी पर रहता है, तो ऐसी कंडीशन में काल्पनिक प्रतिबिंब अर्थात सीधा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। जो ऑप्शन कौन सा होगा, बी, अनंत पर कभी नहीं होगा, फोकस दूरी की दूरी, एक ये सब गलत ऑप्शन है बच्चे। अब देखिए कहता है लेंस की क्षमता होती है, लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, फोकस दूरी की दूरी को कभी नहीं, फोकस दूरी के बराबर कभी नहीं, फोकस दूरी के व्युत्क्रम को, इसी को तो कहते हैं फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्षमता कहा जाता है। जो ऑप्शन आपका सी होगा बच्चे, ध्यान देना है, ये कभी नहीं, P बराबर तो 1/f होता है, तो फोकस दूरी के व्युत्क्रम को ही लेंस का क्षमता कहा जाता है, आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है, उत्तल लेंस में जब बीम मतलब वस्तु f और 2f के बीच रखा जाता है तब बना प्रतिबिंब होता है बड़ा और वास्तविक। अब देखिए बात कर रहा है उत्तल लेंस का, तो देखिए उत्तल लेंस में आप लोग को हम बहुत पहले भी बताया था बच्चे, ये प्रकाशीय केंद्र होता है, ये फोकस होता है और ये दुगना फोकस, और ये f डैश है और ये बच्चे 2f डैश है। देखिए सबसे पहले कह रहा है f और 2f के बीच मतलब यहाँ वस्तु को रख रहा है, तो आपको पता है कि अनंत वाला बनता है फोकस पर, अनंत और 2f डैश वाला बनता है f और 2f के बीच, और आपका 2f डैश और जो f डैश के बीच है बच्चे, तो 2f डैश और f डैश के बीच है, तो 2f और अनंत के
के बीच बनेगा जो कि वास्तविक उल्टा और वस्तु से बड़ा हो जाएगा। यहां तक तो बराबर होता है लेकिन आपकी वस्तु से बड़ा हो जाएगा। बड़ा और वास्तविक, वास्तविक और बड़ा, छोटा और वास्तविक, छोटा तो होता नहीं है, बड़ा होगा। और बड़ा और वास्तविक, ऑप्शन ए होगा बच्चे, ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन ए होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, छोटा और काल्पनिक कभी नहीं होगा, बड़ा और काल्पनिक कभी नहीं होगा। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम क्या कहते हैं, ध्यान दो। दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण, त्रिज्या, गोलीय लेंस, समतल लेंस। अच्छा देखिए तो घिरे ठोस माध्यम है, ठोस, अगर ठोस नहीं रहता, खोखला रहता तो गोलीय दर्पण हो जाता, लेकिन दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को हम गोलीय लेंस कहते हैं। ऑप्शन सी होगा बच्चे, ध्यान रखना है, गोलीय दर्पण नहीं होगा। अगर यह कहने का मतलब ठोस नहीं रहता, खोखला रहता, तब आपका गोलीय दर्पण होता, लेकिन ठोस कह रहा है इसलिए गोलीय लेंस, ऑप्शन सी होगा बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान देंगे। किस लेंस का उपयोग कर दीर्घ दृष्टि दोष को संशोधित, दीर्घ माने दूर दृष्टि दोष, दूर दूर, उत्तल लेंस, दूर उत्तल लेंस, दूर उत्तल लेंस, ट्रिक बताया था मैंने, ऑप्शन बी होगा बच्चे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे आप लोग को ध्यान दीजिएगा, कहता है कि नई कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखे गए बीच की दूरी ली जाती है, धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, इनमें से कोई नहीं। देखिए अगर दर्पण नहीं, दर्पण के सामने कह रहा है बच्चे, जैसे दर्पण है तो दर्पण के सामने, जैसे दर्पण अवतल दर्पण है, ये आपका बच्चे उत्तल दर्पण है, तो दर्पण के सामने देखो बाईं ओर हो जाएगा, तो बाईं ओर होने के कारण यह ऋणात्मक हो जाएगा, ऑप्शन बी, क्योंकि बाईं ओर सभी दूरियां ऋणात्मक होती है, जो ऑप्शन बी होगा। प्रत्येक लेंस, ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक लेंस के दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि लेंस के दो वक्र सतह होती है, लेंस की एक सतह वक्र तथा दूसरी समतल, ये कभी नहीं, समतल कहाँ होता है बच्चे, लेंस की दोनों सतह समतल कभी नहीं, लेंस की दो वक्र सतहें होती है, ऑप्शन यहाँ पे ए होगा बच्चे, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है तो उसकी वक्रता त्रिज्या, तो वक्रता त्रिज्या r बराबर होता है 2f, तो 2 इंटू एफ के जगह पर 10 रख दीजिए, तो 10 रखेंगे तो 2 दहा के 20 सेंटीमीटर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन यहाँ पे बच्चे बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना है बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों को ध्यान देना है, कहता है कि एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो इसकी फोकस दूरी, तो फोकस दूरी अपने वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, तो 28/2 कर दीजिएगा बच्चे, तो हो जाएगा आपका 14 सेंटीमीटर, जो कि ऑप्शन आपका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है कि 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण, 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले एक अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखने पर उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर, दर्पण के फोकस पर, दर्पण के पीछे, दर्पण और फोकस के बीच। इसको समझने के लिए आप लोग को फिगर बनाने की आवश्यकता है बच्चे। सबसे पहले हम क्या कर दे रहे हैं, एक बना दे रहे हैं हम अवतल दर्पण, और इसमें यहाँ पे देखिए इसको ध्रुव बना देते हैं, यहाँ पे फोकस बना देते हैं, यहाँ पे वक्रता केंद्र। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले वक्र अवतल दर्पण, तो देखिए फोकस दूरी है कितना सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे वस्तु, तो 10 दुगना 20 एकर मतलब कि वक्रता केंद्र पर वस्तु रखा गया है, उसका प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के वक्रता केंद्र पर। बिल्कुल वक्रता केंद्र पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंब, बिंब मतलब वस्तु, अगर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर अगर हम रख रहे हैं वस्तु को तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, जो कि ऑप्शन बच्चे होगा ए, ऑप्शन क्या होगा बच्चे, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, कहता है कि एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंब रखी गई है, तो लेंस से बराबर दूरी पर, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। अब सुनिए, एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये आपका उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस में यहाँ हो जाएगा आपका प्रकाशीय केंद्र, ये हो जाएगा फोकस, ये हो जाएगा दुगना फोकस, यहाँ पे भी आपका फोकस हो जाएगा, यहाँ पे दुगना फोकस। तो कहता है एक उत्तल लेंस से 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बीम रखी गई है, एक वस्तु रखी गई है, बीम मतलब वस्तु, लेंस से बराबर दूरी पर, लेंस से बराबर दूरी पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। ध्यान दीजिएगा, बराबर दूरी पर कहने का मतलब अगर यहाँ पे मान लो कि दुगना फोकस पर अगर हम वस्तु को रखते हैं तो बराबर दूरी पर 30 सेंटीमीटर पर यहाँ पे आपका
दुगना फोकस पर प्रतिबिंब बनता है। तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस की फोकस दूरी इसका आधा होगा, 30 के आधा 15 होगा, जो कि ऑप्शन कौन सा बच्चे होगा? सी। फोकस दूरी अपने वक्रता त्रिज्या के आधा, जो कि 2f आपका 30 का होता है, तो f आपका सीधा 15 सेंटीमीटर हो जाएगा बच्चे, आप लोग को ध्यान रखना है। नेक्स्ट आप लोग का क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि एक उत्तल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, f बराबर 20 सेंटीमीटर। तो कहता है लेंस की क्षमता का ऐसा मेथड डायोप्टर तभी होता है बच्चे जब फोकस दूरी मीटर में होना चाहिए। तो अब हम सेंटीमीटर से बदल देंगे मीटर में, तो हम लोग कर देंगे 100 से भाग, 20/100, 20/100, 1/5 आपका मीटर हो जाएगा। तो जनरली P बराबर फॉर्मूला होता है 1/f, 1/f की जगह लिख देंगे 1/5, इसको पलट देंगे 1 के 1 मेन बटा से गुना में हाई बाई 1 हो जाएगा, बराबर 5 डायोप्टर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन देखिए उत्तल लेंस है, -5 कभी नहीं होगा। उत्तल लेंस का क्षमता हमेशा प्लस होता है, इसका फोकस दूरी भी प्लस होगा, इसलिए ऑप्शन बच्चे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। प्रकाश तरंग एक है, ध्वनि तरंग कभी नहीं, विद्युत चुंबकीय तरंग होगा, क्योंकि प्रकाश तरंग एक विद्युत चुंबकीय तरंग इसलिए है क्योंकि प्रकाश के गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी पराबैंगनी तरंग ये सबसे गलत ऑप्शन है बच्चे। अगला क्वेश्चन देखिए कहता है कौन सा लेंस अपसारी लेंस कहलाता है? देखिए लेंस की बात कर रहा है, देखिए उत्तल लेंस है और ये बच्चे अवतल लेंस है। जब उत्तल लेंस में प्रकाश की किरण जाता है मुख्य अक्ष के, तो एक बिंदु पर ये मिला देता है, लेकिन अवतल लेंस जब जाता है तो किरणों को फैला देता है, तो फैलाने वाला को अपसारी, मिलाने वाला को अभिसारी। तो कहता है अपसारी लेंस, तो अपसारी आपका उत्तल की अवतल होगा बच्चे, जो कि ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा ए। ये सब गलत ऑप्शन है बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है? तो कहता है मुख्य फोकस वक्रता त्रिज्या प्रधान अक्ष गोलीय दर्पण का द्वारक, ऑप्शन होगा डी बच्चे। मैंने बताया था कि जैसे मान लीजिए कि अवतल दर्पण है, तो दर्पण जितना चौड़ा होता है उसी को तो हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण का द्वारक, या गोलीय दर्पण के वृत्ताकार सीमा रेखा व्यास, ये तो व्यास ही बन जाता है बच्चे, व्यास ही कहलाता है दर्पण का द्वारक, जो ऑप्शन डी होगा। सावधानी से ऑप्शन को मारिएगा, वहां पे ध्यान दीजिएगा। कहता है निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 है? तो बताइए r बराबर जब 32 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी कहता है f बराबर r/2, तो 32/2 कर दीजिएगा तो आपका 16 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन देखिए 16 2 है, एक प्लस में एक माइनस, लेकिन दर्पण पहचानिए कौन है? उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होता है बच्चे वो धनात्मक होता है, इसलिए प्लस 16 सेंटीमीटर होगा, जो ऑप्शन सी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दोगे। कहता है कि यदि किसी वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, आवर्धन माइनस में आ रहा है, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति, आवर्धन ऋणात्मक का मतलब होता है प्रतिबिंब वास्तविक और कैसा होगा? उल्टा। आवर्धन ऋणात्मक का अर्थ होता है कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होगा, जो ऑप्शन ए होगा बच्चे, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। कहता है कि गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ वक्रित हो सकता है अंदर की ओर, बाहर की ओर, अंदर या बाहर की ओर, इनमें से कोई नहीं। थोड़ा ध्यान दीजिएगा। गोलीय दर्पण जैसे अगर हम बात करते हैं, जैसे एक हो गया अवतल दर्पण और एक हो गया बच्चे उत्तल दर्पण। तो अब आप ही लोग बताइए कि गोलीय दर्पण का जो परावर्तक जो पृष्ठ है, ये जो परावर्तक पृष्ठ है वो वक्रित हो सकता है अंदर की ओर भी और बाहर की ओर भी, जो कि ऑप्शन कौन होगा बच्चे? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा बच्चे। वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो, अभी तो मैंने बताया जो अंदर की तरफ वक्रित होता है उसे हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण, और जो बाहर की तरफ वक्रित होता है उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। लेकिन कहता है वह गोलीय दर्पण जो अंदर की तरफ वक्रित हो कहलाता है अवतल दर्पण, जो ऑप्शन ए होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, कहता है ध्यान दीजिएगा। वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रित हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण, ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा, क्या कहता है। कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का ध्रुव कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये आपका अवतल दर्पण है, और जो परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा, मतलब जो बीच में होगा, परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा, उसी केंद्र को, परावर्तक पृष्ठ का जो केंद्र होगा उसी को हम लोग ध्रुव कहते हैं, ऑप्शन बी होगा। ध्रुव को पी से सूचित किया जाता है, आप लोगों को याद रखना है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र को
किस अक्षर से निरूपित करते हैं? तो वक्रता केंद्र को C से, ध्रुव को P से, प्रकाशीय केंद्र को O से और फोकस को F से निरूपित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का एसआई मात्रक, आवर्धन का एसआई मात्रक मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, मात्रक विहीन। देखिए कह रहा है आवर्धन, आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है बच्चे, मात्रक विहीन होता है। ऑप्शन डी। क्यों? देखिए आवर्धन लेंस में अगर हम बात करते हैं तो m बराबर v बटे u, ये भी दूरी है, प्रतिबिंब दूरी ये भी दूरी है, दूरी से दूरी कट जाता है, कोई मात्रक नहीं होता है, अर्थात मात्रक विहीन होगा। ऑप्शन आपका डी होगा बच्चे। अगला क्वेश्चन हम लेकर चलते हैं, थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। कहता है निम्न में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है? किस लेंस की बात कर रहा है? अवतल लेंस नहीं, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस की जो मुख्य फोकस होता है दाईं ओर होता है बच्चे, इधर होता है फोकस और इधर होता है दूना फोकस, इसलिए ऑप्शन यहाँ पे बी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देना है। कहता है कि गोलीय दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्या से गुजरने वाली सीधी रेखा को वक्रता केंद्र, कभी नहीं, हाँ मुख्य अक्ष कहते हैं या प्रधान अक्ष कहते हैं। ऑप्शन बी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग को ध्यान देना है। कहता है गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास दर्पण का द्वारक कहलाता है। ऑप्शन ए। अभी हमने बताया था कि जो सीमा रेखा का जो व्यास होता है, जो सीमा रेखा का जो व्यास होता है, जब हम इसका व्यास बना देंगे बच्चे तो यह व्यास दर्पण का द्वारक कहलाने लगता है। आप लोग को पहले भी मैंने बताया है। अगला देखो ध्यान से। टॉर्च एवं वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण अग्रद्वीप के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण। कभी भी टॉर्च और वाहन कह देगा तो अवतल दर्पण, लेकिन वाहनों के साइड मिरर कहेगा तो उत्तल दर्पण मानना है बच्चे, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आ गया क्वेश्चन, वही क्वेश्चन आ गया। वाहनों के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का? तो साइड मिरर आपका उत्तल दर्पण, हमेशा याद रखिएगा। साइड मिरर उत्तल दर्पण, घरेलू दर्पण समतल दर्पण और अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च और मोटर गाड़ी के हेडलाइट, सोलर कुकर आदि में किया जाता है। आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। दो पृष्ठों से घिरा हुआ कोई पारदर्शी माध्यम जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय होता है क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है, क्योंकि यहाँ पारदर्शी है इसलिए यहाँ पे लेंस होगा। दर्पण, वक्रता, वक्रता सब खत्म है। अब अगला क्वेश्चन देखिए, लेंस के कितने वक्रता केंद्र होते हैं बच्चे? दो वक्रता केंद्र होते हैं, क्योंकि इसके दो सतह होते हैं। लेंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए एक इधर से बनाता है गोला, एक इधर से, इसमें दो गोला बनता है, इसलिए दो वक्रता केंद्र होंगे। ऑप्शन यहाँ पे ए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। कहता है कि लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं? लेंस के, मान लीजिए कि लेंस है, लेंस के जो केंद्रीय बिंदु होता है उसको हम लोग प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। ऑप्शन बी। या देखिए उत्तल लेंस हो चाहे अवतल लेंस हो, इसका जो एकदम केंद्रीय बिंदु होगा, इस केंद्रीय बिंदु को हम लोग कहते हैं बच्चे प्रकाशीय केंद्र, जो ऑप्शन आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। बहुत बार मैंने पढ़ाया है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। उत्तल लेंस की क्षमता धनात्मक, ऋणात्मक, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। देखिए उत्तल लेंस की क्षमता अगर हम बात करते हैं, जैसे बात कीजिए P बराबर होता है 1/, क्षमता फोकस दूरी पर निर्भर करती है, तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा दाईं ओर होता है, इसलिए प्लस में होगा, इसलिए इसका क्षमता हमेशा धनात्मक होगा, ऋणात्मक कभी नहीं हो सकता है बच्चे, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है अवतल लेंस की क्षमता। तो अवतल लेंस की क्षमता की अगर हम बात करते हैं तो अवतल लेंस की फोकस दूरी बाईं ओर होती है, तो बाईं ओर होती है, इसलिए क्षमता P जो होगा 1/F होगा। तो F के मान जब माइनस में रखेंगे तो क्षमता भी आपका माइनस में होगा, जो ऑप्शन आपका ए जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश गमन करता है। प्रकाश गमन करता है, आप लोग बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हो कि प्रकाश गमन करता है सीधी रेखा में, तिरछी कभी नहीं, टेढ़ी मेढ़ी, ये सब गलत ऑप्शन है, सीधी रेखा में गमन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे कहा जाता है प्रकाश स्रोत, किरण पुंज, दीप्तिमान, इनमें से सभी। अब देखिए जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है, जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उसे हम लोग दीप्तिमान वस्तु कहते हैं, दीप्तिमान वस्तु से ही प्रकाश निकलता है। ऑप्शन आपका सी होगा बच्चे। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लेके चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। कहता है प्रकाश के किरणों के समूह को कहते हैं किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज, ऑप्शन बच्चे बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं करते हैं बच्चे, ध्यान दीजिएगा। कहता है बच्चे कि प्रकाश की किरणें का पथ दर्शाने वाले चित्र को क्या कहते हैं? ये बच्चे इसमें ऑप्शन अधूरा है, इसलिए ऑप्शन अभी ए वाला क्वेश्चन अभी हम छोड़ते हैं बच्चे। चलिए
आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि ये जो 68 क्वेश्चन हमने जो कराया बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। जो क्लास 10th के लिए जो बच्चे एग्जाम देने वाले हैं इस बार, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हम उम्मीद करते हैं कि 68 क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ गया होगा। थैंक यू।